Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Preeti Singh, your educator, and today we are going to study land reforms in India for your upcoming UPSC prelims as well as mains examination. This topic is very important for GS paper 3 and it is not only important for UPSC CSE but it is also important for any competitive examination. So we will be covering this topic in very brief in short period of time. So without any delay let's move towards our topic that is the land reforms in India. सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज लैंड रिफॉर्म्स. बेसिकली आप टर्म से समझ सकते हैं कि ये बोल रहा है लैंड रिफॉर्म्स मतलब कुछ लैंड में रिफॉर्म लाना. सिंपली इट मीन्स क्या कि जो आपका लैंड है उसको आप कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे या फिर जो भी यहाँ पे आप फार्मिंग कर रहे हैं उसमें उस फार्मिंग का जो मेथड है उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे कि वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. या फिर आप ये देख सकते हैं कि जो लैंडलेस फार्मर्स है आप उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स को हम दो सेंस में डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट इन द सेंस ऑफ सोशली एंड सेकंड इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिकली. अगर मैं आपसे बात करती हूँ सोशली तो सोशली सिंपली क्या हो गया लैंड रिफॉर्म्स का मतलब कि जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करना ताकि वो वहाँ पे खेती कर सके, वहाँ पे जो भी कल्टीवेशन है वो कर सके. अगर हम लोग इकोनॉमिकली बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स का मतलब तो सिंपली होता है कि किसी भी लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना. दैट मीन्स कि हमारा लैंड रिफॉर्म्स का दो मतलब होता है, एक सोशली और दूसरा जो होता है हमारा होता है इकोनॉमिकली और सोशली. अगर आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लैंड रिफॉर्म्स का मतलब देखेंगे तो सिंपली ये कहता है क्या कि लैंड रिफॉर्म्स वो रिफॉर्म है जिसकी वजह से लैंड टेन्यूर सिस्टम में या उससे रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसमें हम लोग रिफॉर्म्स लाते हैं. अगर बात कर सकते हैं कि कोई भी लैंड है आप कितना उस लैंड को कंसोलिडेट कर सकते हैं, सीलिंग का जो मेथड है उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, साइज ऑफ होल्डिंग्स, मेथड ऑफ फार्मिंग एंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर. दिस डेफिनेशन इज बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो मैंने एक टर्म यहाँ पे यूज किया दैट इज द इम्प्रूवमेंट इन द लैंड टेन्यूर सिस्टम. अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी कंट्री में अगर टेन्यूर सिस्टम है तो किसी भी कंट्री को हम लोग आइडियल टेन्यूर सिस्टम वहाँ के जो भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है कब बोल सकते हैं तो जब वहाँ पे ये सारी फीचर्स जो है फुलफिल होती है. एक आइडियल टेन्यूर सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो भी हमें जानना चाहिए. तब हम समझ पाएंगे कि अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो इंडिया में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स और क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए. तो अगर हम सिंपली बात करते हैं कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ आइडियल टेन्योर सिस्टम, सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि जो भी कल्टीवेटर्स या टिलर्स है वो उनके पास राइट होना चाहिए अपने हाथ में, एक डेफिनेट और परमानेंट राइट होना चाहिए उसके लैंड पे, नॉट इन हिज लैंड बट इन हिज हैंड. ऑल्सो सेकेंड क्या कि जो भी कल्टीवेटर्स है वो किसी भी खेत में काम कर रहा है, किसी भी लैंड पे काम कर रहा है तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ रहा है ये भी डिसाइड करना चाहिए कि वहाँ पे रीजनेबल रेट हो. ऐसा नहीं कि बहुत लैंड बहुत कम है, वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है बट उसे रेंट जो है ज़्यादा देना पड़ रहा है. तो अगर किसी कंट्री में रेंट जो है रीजनेबल रेट पे लिया जा रहा है तो हम मान के चलते हैं कि वहाँ पे आइडियल टेन्योर सिस्टम है. अगर आप थर्ड फीचर्स की बात करते हैं सो दैट इज द कि जो भी वहाँ पे कल्टिवेटर्स हैं या जो भी वहाँ पे काम करे फार्मर्स उनके पास ऑनरशिप होना चाहिए, उनके लैंड पे फुल राइट होना चाहिए. एंड फिक्स क्या कि जो उनका रेट है वो उसका फिक्सेशन जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि कभी ऐसा हो सकता है कि अगर 50% उन्हें पे करना है अपना रेंट तो कभी फेमाइन आ गई या कुछ ऐसा नेचुरल क्लैमिटीज आ गया जिसकी वजह से वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए तो वहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि चलिए आप इतना रेंट नहीं पे कर पाए तो आपको अब इतना करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देखना है कि सारे जो भी पीसन्स है या कल्टिवेटर्स है उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है. साथ साथ में आप बात कर सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फीचर्स कि जो भी कंट्री है वहाँ पे हमें देखना है कि आइडियल टेन्योर सिस्टम है या नहीं है. तो वहाँ पे हमें देखना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो रहा है वो इक्वली हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे इनइक्वालिटी कम हो रहा है कि नहीं लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन में. एंड लास्ट की जो भी कंट्री है वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है कि नहीं गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में, क्योंकि अगर बीच में किसी भी कंट्री में इंटरमीडियरीज होते हैं तो गवर्नमेंट और बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं उन दोनों का कांटेक्ट नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से फार्मर्स अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है गवर्नमेंट को नहीं शेयर कर पाती है. तो किसी भी कंट्री में ये हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ये दो जो फीचर्स है ये हमेशा होने चाहिए किसी भी आइडियल टेन्यूर सिस्टम के. तो इस सबको देख के अगर हम देखते हैं अभी प्री इंडिपेंडेंस तो हमें पता चलता है कि इंडियन टेन्यूर सिस्टम जो था इट वाज डिफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे ये सारे जो बेसिक फीचर्स है वो फुलफिल नहीं हो पाते थे. तो इनको देख के हम क्या बोल सकते हैं कि आखिर हमें लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है इवन इन इंडिया या कोई भी कंट्री में. तो फर्स्ट एंड द मोस्ट एम क्या है कि जो भी लैंड है
उसका रीडिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन द लैंडलेस फार्मर्स, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली इनसे लैंड लेके और बेसिकली जो छोटे फार्मर्स है या जो कल्टिवेटर्स है जिनके पास लैंड नहीं है, जो लैंडलेस है, उनको लैंड प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे एक सोशल जस्टिस उनको मिलता है। सेकेंड, इकोनॉमिकली, इन द सेंस कि किसी भी लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे हम लोग न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज कैसे ला रहे हैं। एंड इन सबको देख के हम बोल सकते हैं ये जो आपका हो रहा है, लैंड जो गवर्नमेंट छोटे छोटे टिलर्स को दे रही है या कल्टिवेटर्स को दे रही है, तो यहाँ पे क्या करिए, इंटरमीडियरीज को एबोलिश कर रही है और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द स्टेट। एंड वी हियर सी दैट कि ये हमारा बेसिकली आइडियल टेन्योर सिस्टम का फीचर्स है। तो ये देख के हम इन सबको देख के बोल सकते हैं कि ये सारी इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट क्या, कि ताकि हम लोग इंटरमीडियरीज को एबोलिश कर पाए बिटवीन द स्टेट एंड द फार्मर्स। सेकेंड क्या, टू इम्पोज सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स, कि आप कितना लैंड होल्डिंग कर सकते हैं, सीलिंग लगाना। थर्ड इज टू कन्फर्म ऑनरशिप राइट, कि किसके पास जो कल्टिवेटिंग लैंड है वो ऑनरशिप राइट किसके पास रहेगा, कल्टिवेटर के पास रहेगा या जो लैंडलेस है उनके पास रहेगा। वैसे ही रैशनलाइज द लैंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इन लैंड, की राइट जो भी उनका लैंड है वो वहाँ पे जो लैंड रिकॉर्ड है उसको रैशनलाइज करना, प्रॉपर फॉर्म में लिखना, साथ साथ में कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो इन सब की वजह से किसी भी कंट्री में नीड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, या आप बात कर सकते हैं अगर हमारे कंट्री में जो लैंड रिफॉर्म्स आया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इन्हीं सब वजह से आया था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, आखिर इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम में जो लैंड रिफॉर्म्स, जो लैंड है इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम में, वहाँ पे क्या क्या डिफेक्ट्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे बिफोर इंडिपेंडेंस। सो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था हमारे यहाँ, इंटरमीडियरी सिस्टम, जैसे कि जमींदार, तालुकदार, ईमानदार, ये सारी जो लोग थे एग्जिस्ट करते थे, जो कि डायरेक्ट, जिनके वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता था स्टेट एंड द गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट एंड द फार्मर्स के बीच में। साथ साथ में बेसिकली इंटरमीडियरी होते थे, तो जो वहाँ पे टिलर्स काम करते थे उनके पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था, दे वर इनसिक्योर ऑफ टेन्योर एंड दे हैड टू पे हाई रेट ऑफ रेंट। क्योंकि अगर हम बात करते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, तो हमें पता चलता है कि उन्हें हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे। साथ साथ में जो लैंड होता था वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होता था, अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता था लैंड का, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। इसकी वजह से पॉवर्टी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता था। साथ साथ में हमें ये भी दिखता है कि लैंड रिकॉर्ड जो थे बहुत ही बैड थे, जहाँ पूरा हम रेस्टलाइज फॉर्म में लैंड रिकॉर्ड नहीं था। जो हमारा बेसिकली लीजिंग होता है लैंड का, वो बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस किया जाता था। इस वजह से हमारे यहाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स लाया गया, और इस रिफॉर्म को कौन लाया, एक कमेटी लाई। और वो कमेटी कौन सी थी, कुमारप्पा कमेटी। इस कमेटी के द्वारा बेसिकली 5 कंपोनेंट्स लैंड रिफॉर्म्स में लाए गए आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये बेसिकली 5 कंपोनेंट्स में हम लोग कुछ सुधार लाए, जैसे कि पहले एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, सेकेंड टेनेंसी रिफॉर्म्स, थर्ड इज फिक्सिंग सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, फोर्थ इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑल 5 कंपोनेंट्स। तो अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि जो जो डिफेक्ट्स है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में या इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर में, उन सब में रिफॉर्म्स लाना। सबसे पहले क्या, कि सोशल जस्टिस देना, साथ साथ में पॉवर्टी रिमूव करना, या जो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करता है किसी भी लैंडलेस फार्मर्स और जमींदार के बीच में, उनको एबोलिश करना। जो सीलिंग का लैंड सीलिंग है उसको एक फिक्स करना, रिडिस्ट्रीब्यूट करना लैंड को। साथ साथ में एक सिंपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और रेशनलाइज करना। मतलब ये सारे जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हम देखें कि वाई डू वी नीड ऑन लैंड रिफॉर्म्स, उन सब के वजह से ही इन सब का मेन भी वही था, कि जिसकी वजह से ज़रूरत थी वो सारी इनकी ऑब्जेक्टिव्स थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, दैट वाज द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। अगर हम लोग बिफोर इंडिपेंडेंस से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत से इंटरमीडियरी एग्जिस्ट करते थे, लाइक जमींदार, तालुकदार, मालगुजार, जागीर एंड इनामदार, एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा थे। और वो लोग ऑलमोस्ट इंडिया के 40% ऑफ द एरिया जो था उसको कवर करते थे। इसकी वजह से होता क्या था, कि जो कल्टिवेटर्स थे या जो लैंडलेस फार्मर्स थे, उनको हाई रेंट पे करना पड़ता था अगर उनके खेत में काम कर रहे हैं तो। इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर था, एक्सप्लॉयटेशन था, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर था। दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू रिमूव द ऑल दिस इंटरमीडियरीज। और इन दिस, जब हम इनको रिमूव किए तो हमें बहुत ही फ़ायदा मिला, जिसकी वजह से दिखा कि ये सुधारी इशूज है, लाइक इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, एक्सप्लॉयटेशन, बैकवर्डनेस ऑफ
एग्रीकल्चर, हाई रेंटिंग, इन सबको हम लोग ख़त्म कर पाए। सो दैट वाज मोस्ट इफेक्टिव। बट ये कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ है। इसमें देखेंगे कि क्या क्या इसके फीचर्स थे और क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स थे। तो अगर हम लोग इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो हुआ क्या कि जैसे ही हम लोग एबॉलिश किए इंटरमीडियरीज को, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 20 मिलियन टेनेंट्स को जो था उनके लैंड पे ऑनरशिप मिला और वहाँ पे वो अब खेती कर पाते थे। और सेकंड फीचर्स क्या हुआ कि जो पैरासाइट क्लास है, लाइक जो इंटरमीडियरीज है, उनको एबॉलिश कर दिया गया और उसकी वजह से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो पाया बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द स्टेट। जैसे कि आपने देखा कि गवर्नमेंट और स्टेट कभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो व्हाट कुड बी बेनिफिट्स। साथ साथ में क्या हुआ, जो बेसिकली जो वेस्ट लैंड थे या जो प्राइवेट फॉरेस्ट था वो अभी गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। तो गवर्नमेंट को डिसाइड की उन्हें क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, वो लैंड किसको देना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट पे डिसाइड होता था। एंड ऑल्सो यहाँ पे देख सकते हैं कि दैट लेड टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड स्टेट। बट अगर इसके आप डिफेक्ट की बात करते हैं या डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि ये जो आपका मेथड था कि हमें इंटरमीडियरीज को रिमूव करना है, सो इसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ कि जो टॉप लेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स थे वो तो रिमूव हो गए, बट उतना लार्ज स्केल पर नहीं हो पाए। और वहाँ पे उसकी वजह से वो क्या लार्ज स्केल एविक्शन हुआ। और इसकी वजह से में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखा, दैट वाज द सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज लीगल प्रॉब्लम। क्योंकि अगर वहाँ पे इंटरमीडिएट हम लोग एबॉलिश कर रहे हैं तो लैंड रिकॉर्ड रैशनलाइज करना पड़ेगा, या फिर जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको डाटा तैयार करना पड़ेगा। माइट पॉसिबल कि बड़े लोग जो है छोटे लोग को हार्म करें। सो ये सारी इशूज हमें दिखी। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि दूसरा जो रिफॉर्म आया, दैट वाज द टेनेंसी रिफॉर्म, वो क्या था, उससे पहले समझते हैं व्हाट इज टेनेंसी सिस्टम। बेसिकली टेनेंसी सिस्टम में होता क्या है कि ये एक टाइप का सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन है, जिसमें कल्टीवेटर्स क्या करते हैं कि जो लैंड होता है लैंडलॉर्ड से और जमींदार से लेके उस पर खेती करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन। और ये कब तक था, बिफोर इंडिपेंडेंस। बट उसमें क्या होता था, सबसे बड़ा नुकसान ये क्या था कि देयर वर इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर एंड एक्सॉर्बिएंट रेंट्स वर कॉमन। दैट वर द इम्पोर्टेंट डीमेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम। दैट्स वाई जैसे ही जमींदारी एबोलिशन सिस्टम एबॉलिश हुआ, ये दूसरा प्रॉब्लम था कि टेनेंसी सिस्टम को कैसे हम लोग उसमें भी रिफॉर्म्स लाएं। तो हमें अगर पता करना चाहते हैं कि पहले क्या था, प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो भी फार्मर्स थे उनको कितना पे करना पड़ता था, तो ऑलमोस्ट 35 to 70% ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स जो था उनको बेसिकली इंटरमीडियरी या जो भी जमींदार से लैंडलेस होते थे उनको देना पड़ता था। तो इसमें रिफॉर्म क्या आया कि वो क्या किया कि अब आपको सिर्फ 20 to 25% ऑफ द ग्रॉस प्रोडक्ट जो है आप लैंडलॉस या जमींदार को देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। इट मीन्स फर्स्ट क्या हुआ, रेगुलेशन ऑफ रेंट हुआ। दूसरा क्या कि जब वो लोग फिक्स कर लिए कि आपको इतना पे करना है, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी आ गया, सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर आ गया कि कितना आप पे करेंगे कितना नहीं। या टेन्यूर का अब उन्हें कोई डर नहीं था, उनके पास खुद की राइट ऑफ ऑनरशिप आ गई। इवन गवर्नमेंट जो है कंपनसेशन भी प्रोवाइड की फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस एंड रिमिशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स भी हुआ। सपोज इन केस ऑफ फेमाइन या फ्लड या कोई भी कंडीशन आ जाता है जिसकी वजह से उनका हैवी नुकसान होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट उनको रिलीफ प्रोवाइड करेगी। एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट ये भी सोचे कि हम लोग कुछ एग्जाम्पन्स करेंगे। गवर्नमेंट ने टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, कैटल्स, इन सबको कुछ एरिया में प्रोवाइड किया ताकि वो वहाँ पे अच्छे से कल्टीवेशन कर पाए। बट इसमें अगर इशूज देखते हैं कि इसका इशू क्या हुआ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू क्या होगा कि बस कुछ ही स्टेट्स इसको इम्प्लीमेंट किए, सारे स्टेट्स इसको इम्प्लीमेंट नहीं किए। और इसमें डाटा भी उतना अच्छे से तैयार नहीं था, प्लान डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, दैट्स वाई इट वाज नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल। तो इसके बाद थर्ड रिफॉर्म आया, दैट वाज द सीलिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। मतलब सीलिंग का सिंपली मतलब क्या होता है कि जो लैंड है आप कितना अपने पास लैंड रख सकते हैं, मीन्स किसी भी पर्सन के पास मैक्सिमम साइज ऑफ होल्डिंग्स जो है वो कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल्सो क्या है कि अगर आप बात करते हैं सेलिंग सब हुआ कि आपको कितना करना है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इनइक्वालिटीज़ को कम करना और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का स्फीयर है उसको इनलार्ज करना। जो भी डीलर्स से उनके अंदर फीलिंग्स लाना कि अब उनके पास अपनी लैंड होगी, वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे और वो जितना चाहे उतना प्रोडक्ट उसमें प्रोडक्शन उसमें कर सकते हैं। साथ साथ में जो हमारा बेसिकली ये होता है कि बहुत ज़्यादा डीलर्स या कल्टीवेटर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं होता था और उनको दूसरे के घर पे काम करना होता था, दूसरे के खेत में, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है कम हो गया। बट इसके बाद हमें ये भी दिखता है कि अगर हम लोग बात करते हैं सीलिंग्स में, तो तीन बेसिकली कमेटी आई। फर्स्ट वाज इन 1942, सेकेंड वाज इन 1961 एंड थर्ड वाज इन 1972। तो अकॉर्डिंग टू 1942 कमरप्पन कमेटी द्वारा ये रिकमेंड किया गया कि आप सिर्फ अपने घर के बेसिक नीड्स जो है, जितनी आपके पास सेल्फ सफिशिएंट आप बेसिक नीड फुल कर सकते हैं, उसके 3 गुना ही आप लैंड ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं।
बट अगेन इन 1961 एंड 1962 स्टेट गवर्नमेंट एक और लैंड सीलिंग एक्ट पास किया, और जिसमें उन्होंने बताया कि जो लैंड है बेसिकली लैंड सीलिंग है, सीलिंग लिमिट्स है, वो हर स्टेट से स्टेट वेरी करेगा। एंड अगेन इन 1972 एक नेशनल गाइडलाइन आया, जिसमें ये बताया गया कि सीलिंग लिमिट्स जो है वो रीजन टू रीजन वेरी करेगी, और साथ साथ में किस टाइप का लैंड है उस पर भी उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पे 3 बार रिकमेंडेशन आया है। तो अगर हम इनको देख के बोलते हैं कि व्हाट वर द जस्टिफिकेशन केस ऑफ फॉर लैंड सीलिंग, तो फर्स्ट क्या है कि इसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है वो कम होगा, साथ साथ में प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर रही है, कोऑपरेटिव फार्मिंग को इंसेंटिव मिल रहा है, साथ साथ में कल्टीवेशन एरिया इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये सारी केस बेसिकली फेवर में थे। बट इसके अगेंस्ट में भी कुछ केस थे, जैसे कि अनइक्वल होल्डिंग हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ रूरल इनकम हो रहा है, रिडक्शन ऑफ मार्केटेबल सरप्लस हो रहा है, या फिर यहाँ पे जो पॉवर्टी का सोल्यूशन है उतना ज़्यादा सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा। तो ये सारी उसके अगेंस्ट थी कि हमें ये जो रिफॉर्म्स है उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होने के वजह सबसे बड़ा यही था कि ये सारी जो इश्यूज थी वो नहीं सॉर्ट आउट हो पाई। अगर आप बेस्ट एग्जांपल देखते हैं सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, तो भूदान मूवमेंट जो कि विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे लैंड सीलिंग जो है बेसिकली कैसे हम अपना लैंड जो है किसी को दान कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा उन्होंने हेल्प किया कि पॉवर्टी को कम करने के लिए जो आइडिया है वो इस तरह से बढ़े। अगर आप नेक्स्ट रिफॉर्म्स की देखते हैं तो दैट वाज द कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। बेसिकली हमारे यहाँ बेसिकली देखते हैं इंडिया में, तो आपको पता चलेगा कि दो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव में सबसे बड़ा दो रीजन होता है, दो फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट इज सब डिवीजन एंड सेकंड इज फ्रेगमेंटेशन। सब डिवीजन मीन सिंपली क्या कि जो लैंड है, जो कॉमन एंसेस्टर का लैंड है, उनके सक्सेसर में डिवाइड होते जाता है। सपोज ये आपके दादाजी हैं, उनके पास लैंड इतनी एकड़ की है, बहुत बड़ा लैंड है, तो उनके 2 सन है, तो 2 सन 2 टुकड़े में बच गया, फिर एक जो सन है उसके भी 2 सन हुए। तो यहाँ क्या हो रहा है, सब डिवीजन होते जा रहा है लैंड का। और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक जो लैंड है किसी पर्सन के द्वारा ऑक्युपाई किया गया है, बट वो डिफरेंट प्लेसेस पे ऑक्युपाई किया है। सपोज एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और छोटे छोटे टुकड़ों में है। तो उससे नुकसान क्या होता है कि बेसिकली सबसे बड़ा नुकसान होने का यही कारण है कि उसको जितना बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इरिगेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको पैसे लगेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रोडक्शन होगा या नहीं। तो ये सारी इशूज दिखती थी, जिसकी वजह से हम लोग चाहे कि इसमें भी रिफॉर्म्स लाएं। तो गवर्नमेंट ये क्या की कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग ऐसा करेंगे कि एक इंसान को जो छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए लैंड है उसको एक जगह ही उतना लैंड दे देंगे। बट इसका नुकसान भी हमें दिखा। फर्स्ट नुकसान क्या दिखता है कि सपोज उनके पास छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए 4 जगह लैंड है, बट दे ऑल वर प्रोडक्टिव, और गवर्नमेंट जो उन्हें लैंड दे रही है एक जगह, दैट इज नॉट प्रोडक्टिव। तो इसकी वजह से ये भी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि व्हाट वर द एडवांटेजेस एंड रिजल्ट ऑफ द कंसोलिडेशन। पहला तो हुआ कि फ्रेगमेंटेशन को एबॉलिश कर दिया, उसको खत्म कर दिए सब डिविजन्स को। साथ साथ में जो टाइम और लेबर है फार्मर्स का वो बचा, इरिगेशन का पैसा बचा, या जो प्रोडक्शन का जो कम पैसे लगेंगे वो अब लगने लगेंगे। बट कुछ पॉलिटिकल विल या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो इसके बाद से एक और रिफॉर्म आया, दैट वाज द कोऑपरेटिव फार्मिंग, इट इज़ द लास्ट। इसमें क्या हुआ कि कुछ फार्मर्स एक साथ मिलकर कॉमन इंटरेस्ट के साथ एक अपना एक यूनिट ऑफ लैंड बनाया, और सारे लैंड्स को मिला के छोटे छोटे यूनिट्स के लैंड जो थे एक बड़ा यूनिट बनाया, और उन्होंने सब ने उसमें इन्वेस्ट किया ताकि वहाँ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। तो इसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ कि जो भी कल्टीवेशन होता था 1 यूनिट एक सिंगल यूनिट में होने लगा। साथ साथ में जितने भी मेंबर्स थे उनको पुल किया गया कि आप भी यहाँ के काम करें, और सबके कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचे। सब ने अपनी लैंड जो है बेसिकली सोसाइटी को सरेंडर कर दिया कि सब लोग इसमें काम करेंगे, जितनी प्रोडक्शन होगी सबके लैंड के हिसाब से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या था कि सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक ऑफ टोटल प्रोड्यूस। अगर जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, सोसाइटी लेगा, ना कि एक ही इंडिविजुअल लेगा। एंड जितने भी लोग हैं उसमें, जितने भी मेंबर्स हैं, दे ऑल विल गेट शेयर प्रॉफिट, मतलब इक्वल शेयर प्रॉफिट, जितना होगा लैंड में प्रॉफिट वो सबको इक्वल ही मिलेगा। तो इन सबको देख के आप बोल सकते हैं कि व्हाट वर द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। फर्स्ट क्या, दैट लेड टू द प्रमोशन ऑफ इंसेंटिव। सेकंड इज द कॉस्टलेस मेथड ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। कॉस्टलेस जो मेथड होता है, देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीलिंग को कम किया जा रहा है, जो सीलिंग मेथड है, या कॉन्सोलिडेशन या कोऑपरेटिव फार्मिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्शन स्वाभाविक बात है इंक्रीज करेगा। साथ साथ में यहाँ गवर्नमेंट और फार्मर्स का डायरेक्ट लिंक हो रहा है, प्लान ग्रोथ हो रहा है, सोशल जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। बट इन सबको देख के अगर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू द फेल्यूर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, तो फर्स्ट फैक्टर वाज द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। सेकंड वाज दैट कि दैट वाज
अनऑर्गेनाइज, मतलब इट वॉज अनऑर्गेनाइज एंड जितने एग्रीकल्चर वर्कर्स थे उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, दे वर नॉट, दे वेर इन पैसिव नेचर, दैट्स वाई इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। साथ साथ में जो ब्यूरोक्रेट्स या जो बात कर सकते लैंड रिफॉर्म्स था, ये उतना ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं था। जो लैंड का ट्रांसफ़र होता था फैमिली मेम्बर्स से, ये भी एक बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से लोग अपने इमोशन से जुड़े होते थे कि नहीं हम अपना लैंड दूसरे को नहीं देखेंगे, मतलब कंसोलिडेशन ऑफ लैंड जो है उसमें कुछ लोग उसमें फेवर में नहीं थे, क्योंकि उन्हें उनकी जो बेसिकली फीलिंग्स होती है कि ये हमारे एंसेस्टर का लैंड है तो हम गवर्नमेंट को नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये इशू, इन सारे फैक्टर्स की वजह से इट वाज नॉट सक्सेसफुल। तो इन सबको देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं कंक्लूजन में, कि जो लैंड रिफॉर्म्स लाया गया इट वॉज वेरी स्लो, वी कांट से कि इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, बट इट वॉज सक्सेसफुल नॉट एज मच एज जितना होना चाहिए, बट थोड़ा बहुत ये सक्सेसफुल हुआ जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत से इंप्रूवमेंट दिखा, सोशल जस्टिस मिला लोगों को, पॉवर्टी को कम किया हम लोग, साथ साथ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी दिखा। सो दिस इज ऑल अबाउट लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड। So thank you so much everyone for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe my channel for getting the notification of upcoming videos.